हाँ, अब आपके सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है वुड्स डिस्पैच यानी वुड का घोषणा पत्र। अब 1833 के बाद 1813 से स्टार्ट हुआ था, फिर 1833 में आज्ञा पत्र 1833 की जगह 35 में आया था। फिर 1833 के बाद फिर 1853 में कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण का अवसर आया। तो उस समय तक ब्रिटिश लोकसभा ये अनुभव कर चुकी थी कि भारतीय शिक्षा की उपेक्षा करना अब उपयुक्त नहीं होगा और अब शिक्षा की एक स्थायी नीति ग्रहण करना आवश्यक था। इन विचारों से प्रेरित होकर लोकसभा ने एक संसदीय समिति की नियुक्ति की। समिति ने 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहन अध्ययन किया और अपनी जांच के आधार पर समिति ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय शिक्षा के प्रश्न को टालना हितकर नहीं होगा और उससे ब्रिटिश साम्राज्य को किसी भी तरह की क्षति पहुंचने की कोई आशंका नहीं थी और उसे इस बात से ब्रिटिश साम्राज्य को किसी भी तरह की क्षति पहुंचने की आशंका नहीं थी। तो इस तरह से समिति के सुझावों के आधार पर 19 जुलाई 1854 को कंपनी के संचालकों ने अपनी भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की। चूंकि उस समय चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान था, इसलिए उसी के नाम पर कंपनी का ये नया आदेश पत्र यानी वुड का घोषणा पत्र कहा गया। और ये घोषणा पत्र जो था वो 100 अनुच्छेदों का यानी इसमें 100 पैराग्राफ्स थे। तो ये इतना लंबा अभिलेख था जिसमें भारतीय शिक्षा के सुधार के लिए एक विशिष्ट योजना का निर्माण किया गया है, विशिष्ट शिक्षा योजना का निरूपण किया गया था। और इस घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है। हाँ, अब इस घोषणा पत्र में कौन कौन सी सिफारिशें की गई इसको आप पॉइंट्स में नोट कर सकते हैं। पहला है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व। आदेश पत्र ने यह स्वीकार किया कि भारतीय शिक्षा का प्रसार करने का जो दायित्व है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है। और पत्र में, इस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि इन्वर्टर कॉमा में लिखिए, अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता जितना कि शिक्षा। फिर से देखिए, अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से कोई भी विषय हमारे ध्यान को इतना आकृष्ट नहीं करता है जितना कि शिक्षा। ये हमारे सबसे अधिक पुनीत कर्तव्यों में से एक है। ये यानी शिक्षा, ये हमारे सबसे पुनीत कर्तव्यों में से एक है। इन्वर्टर कॉमा क्लोज। तो पहला पॉइंट तो शिक्षा का दायित्व उन्होंने अपने हाथ में लिया। दूसरा पॉइंट था शिक्षा का उद्देश्य। वुड के आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा के 4 उद्देश्य बताए गए। पहला है भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनके मानसिक और एवं चारित्रिक उन्नति करना। दूसरा है भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत कराकर उन्हें भौतिक रूप में समृद्ध करना। तीसरा, ये किताब में बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, हम आपको केवल समझा रहे हैं, डिक्टेट करके लिखवा नहीं रहे, क्योंकि जो ये सारी पॉइंट है वो हम अपने तरफ से कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, हमें केवल बताना है और इसको समझ लीजिए और किताब में हूबहू वही लैंग्वेज आपको याद करनी है।
हाँ, तीसरा उद्देश्य था भारतीयों को राज पदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना, और चौथा था भारतीयों को अपने देश को समृद्धिशाली बनाने में सहायता प्रदान करना। तो ये 4 उद्देश्य वुड के आदेश पत्र में बताए गए। अब पाठ्यक्रम, आदेश पत्र में अरबी, फारसी और संस्कृति को भी उपयोगी बनाया और बताया, और उसको पाठ्यक्रम में स्थान भी दिया। और प्रत्येक भारतीय के लिए जो यूरोप में कला, कौशल, विज्ञान, दर्शन, साहित्य को अधिक उपयोगी बताकर उसे भी पाठ्यक्रम में विशेष स्थान प्रदान किया। तो इस तरह इन विषयों को, यानी यूरोपीय कला, कौशल, ज्ञान, दर्शन और साहित्य इत्यादि को यूरोपीय ज्ञान की संज्ञा दी उन्होंने, और आदेश पत्र में यह घोषित किया गया, हाँ, आदेश पत्र में घोषित किया गया, आप इसको इन्वर्टर कॉमा में लिख सकते हैं, कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं, हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वो है यूरोपीय ज्ञान, यूरोपीय ज्ञान, इन्वर्टर कॉमा क्लोज। हाँ, अब शिक्षा का माध्यम, शिक्षा के माध्यम के बारे में आदेश पत्र में कहा गया कि भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, इसलिए अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से केवल उन्हीं लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए जिनको के अंग्रेजी का ज्ञान हो, तो तथा जिनमें अंग्रेजी भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य तथा ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकने की क्षमता भी हो। इस तरह से उन्होंने, हाँ, और अन्य व्यक्तियों के लिए भारतीय भाषाओं को, जो मतलब अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते या यूरोपीय साहित्य और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भारतीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम माना गया। हाँ, लेकिन साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया कि इन भाषाओं के द्वारा माध्यम ये भारतीय भाषाएं होंगी, लेकिन जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। यानी भारतीय शिक्षा नहीं होगी, यूरोपीय साहित्य और विज्ञान से संबंधित शिक्षा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है शिक्षा विभाग की स्थापना। आदेश पत्र में यह भी कहा गया कि भारत के प्रत्येक प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, जिसका कि सबसे बड़ा अधिकारी जन शिक्षा संचालक हो, और यह भी आदेश दिया गया कि जन शिक्षा संचालक की भी सहायता के लिए उप शिक्षा संचालक, निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक भी नियुक्त किए जाए। तो इस तरह से ये प्रशासनीय व्यवस्था उन्होंने बताई। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों की स्थापना। भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता, बंबई, मद्रास तथा अन्य स्थानों में विश्वविद्यालय स्थापित करने का आदेश दिया, और ये विश्वविद्यालय जो था वो इसके लिए उन्होंने आदेश दिया कि ये विश्वविद्यालय आदर्श रूप में लंदन विश्वविद्यालय का अनुकरण करेंगे। यानी जैसा लंदन विश्वविद्यालय है वैसा ही यहाँ पर सारी व्यवस्था होगी, और प्रत्येक विश्वविद्यालय के संचालन के लिए कुलपति होगा, उपकुलपति होगा, और भी अनेक सदस्य होंगे जो कि मनोनीत होंगे। हाँ, तो इस तरह से इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी अपना सुझाव दिया। फिर है
सिफारिश की। 7वां पॉइंट है क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना। उन्होंने कहा कि आदेश पत्र में ये कहा गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थाओं की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए, यानी संस्थाओं के स्वरूप को क्रमबद्ध तरीके से निश्चित किया जाए। जैसे पहले देशी प्राथमिक विद्यालय, फिर उसके ऊपर दूसरा स्तर होगा मिडिल स्कूल, तीसरा स्तर होगा हाई स्कूल, चौथा स्तर होगा कॉलेज और फिर 5वां विश्वविद्यालय। तो इस तरह से उन्होंने ये क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना की और ये आज भी इसी तरह से ये स्थापित है। और नेक्स्ट है जन शिक्षा का विस्तार। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वुड ने जो छनाई का सिद्धांत था उसका उन्होंने विरोध, मतलब उसके प्रति असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम केवल उच्च वर्ग को दें, बल्कि जन साधारण के लिए भी व्यावहारिक और उपयोगी शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक इसकी उपेक्षा की गई है और जीवन के सभी अंगों के लिए लाभदायक एवं व्यावहारिक शिक्षा जन सामान्य को दी जाए। फिर है सहायता अनुदान प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां पॉइंट है सहायता अनुदान प्रणाली। और अब जन शिक्षा कार्य को सफल बनाने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सहायता अनुदान प्रणाली प्रचलित करने का भी उन्होंने सुझाव दिया। और आदेश पत्र में यह भी सुझाव दिया गया कि भवन निर्माण, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अध्यापकों आदि के वेतन के लिए अलग अलग अनुदान दिए जाने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापकों का प्रशिक्षण। हाँ, आदेश पत्र ने यह भी कहा कि अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। और इसकी नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। आदेश पत्र में स्त्री शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया और इस संबंध में दान आदि के द्वारा सहायता पाने वाले व्यक्तियों की सहायता ली गई और उनके लिए अनुदान की भी व्यवस्था की गई, यानी जो विद्यालय स्त्री शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनको अनुदान दिया जाए। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा। आदेश पत्र में यह भी कहा गया कि प्रांतों में इस प्रकार के स्कूल तथा कॉलेज खोले जाएं जो कि भारतीय युवकों को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दे सकें। और व्यावसायिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना के प्रमुख 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय युवक बेकार नहीं रहेंगे तथा फिर उनको किसी प्रकार के आंदोलन में भाग लेने का अवसर ही नहीं मिलेगा। दूसरा है, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने से उनको सरलता पूर्वक नौकरी प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि वे सरकार का एहसान मानेंगे और सरकार के स्वामी भक्त बने रहेंगे। तो इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया। दूसरा है प्राच्य साहित्य एवं प्रचलित भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन। यद्यपि उन्होंने पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान के उपयोगिता को स्वीकार करके उसके अध्ययन पर बल दिया, लेकिन साथ ही प्राचीन साहित्य यानी भारतीय साहित्य को भी प्रोत्साहन देने की सिफारिश करने का सुझाव दिया। और इसके लिए उन्होंने कहा कि पाश्चात्य एक नई बात कही कि पाश्चात्य साहित्य एवं विज्ञान की पुस्तकों का
न केवल भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए, बल्कि इन विषयों पर भाषाओं में भी, यानी भारतीय भाषाओं में भी पुस्तकें लिखवाई जाए और लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उचित पुरस्कार भी दिए जाए। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा और सरकारी नौकरी। वुड के घोषणा पत्र में कहा कि शिक्षित व्यक्तियों को ही सरकारी नौकरियों पर नियुक्त किया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है मुसलमानों की शिक्षा, और आदेश पत्र में मुस्लिम शिक्षा के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त की गई और मुस्लिम शिक्षा की स्थिति पर विचार करते हुए कंपनी के कर्मचारियों से अपील की गई कि वे इस ओर भी, यानी मुसलमानों की शिक्षा की ओर भी विशेष रूप से ध्यान दें। तो अब हम ये तो उन्होंने सिफारिशें की, तो अब हम ये वुड के घोषणा पत्र का हम मूल्यांकन करते हैं, यानी इनके गुण दोषों पर विचार करते हैं। तो हालांकि जितनी 15 सिफारिशें उन्होंने की हैं और वो सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि आदेश पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नवीन प्रकरण आरंभ किया। हाँ, जबकि जैसा कि जेम्स ने लिखा है कि 1854 के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। जेम्स के कथनानुसार 1854 के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। हाँ, जो कुछ इससे पूर्व हुआ, जो कुछ इसके पूर्व हुआ, यानी 1854 के पहले, कॉमा, वो उसकी ओर संकेत करता है, वो उसकी ओर संकेत करता है, कॉमा, और जो कुछ इसके बाद हुआ, और जो कुछ इसके बाद हुआ, कॉमा, वो इससे निकला है, यानी इसी घोषणा पत्र, इसी सुझावों के अनुसार ही बाद के सारे कार्य हुए। तो अगर हम उन्हीं सिफारिशों को बताएं कि वो सारी ही उपयोगी सिफारिशें हैं, तो 15 पॉइंट तो सेम के सेम गुणों में ही आ जाएंगे। हाँ, अब जैसे आदेश पत्र के कंपनी ने अधिकृत रूप से स्वीकार किया कि शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य है कि वो भारतीयों को शिक्षा दे, यानी शिक्षा के दायित्व को उन्होंने समझा। पहला पॉइंट ये हो गया। उन्होंने भारतीय शिक्षा का उद्देश्य भी स्पष्ट कर दिए, पहले ये सब नहीं थे। फिर भारतीय साहित्य की उपयोगिता को स्वीकार किया और भारतीय साहित्य को पाठ्यक्रम में भी उचित स्थान दिया, ये एक तो गुण हो गया। भारतीय भाषाओं के महत्व को स्वीकार किया और शिक्षा के माध्यम पर भी उन्होंने के लिए भी माना कि शिक्षा का माध्यम भी भारतीय भाषाएं हो। जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त, अंग्रेजी नहीं जानते उनके लिए, और यहाँ तक कि प्राच्य साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया, और यहाँ तक कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की भी व्यवस्था की। ये सब बात हम कर चुकी हैं। जन शिक्षा विभाग की जो स्थापना की, उससे शिक्षा जो थी एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप प्रदान किया शिक्षा को। फिर विश्वविद्यालयों की स्थापना करके उच्च शिक्षा का प्रबंध किया, ये भी बहुत अच्छी बात थी। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया, ये भी बहुत, और आजकल भी चल रहा है। हाँ, और फिर सबसे बड़ी बात है, इन्होंने छनाई के सिद्धांत को ठुकराया और जन शिक्षा को प्रोत्साहित किया। और इसके अलावा आदेश पत्र ने सहायता अनुदान प्रणाली, सब प्रकार के विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की और शिक्षकों को अधिक वेतन देने की सिफारिश की गई और शिक्षा विभाग की नौकरियों को आकर्षक बनाया। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया,
स्त्री शिक्षा पर बल दिया, ये भी बहुत अच्छी बात थी। मुसलमानों की शिक्षा पर बल दिया और लोगों को इस शिक्षा को की इम्पोर्टेंस बढ़ाई कि अगर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, फिर जो निर्धन छात्र हैं और योग्य है उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई और पहली बार शिक्षा की व्यापक योजना प्रस्तुत की, यानी प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा की तक को स्थान दिया गया। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को देशी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए जो विचार प्रस्तुत किए तो और लेखकों को भी प्रोत्साहित किया, ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, प्राथमिक विद्यालयों का पुनरुत्थान के लिए सरकार का ध्यान दिया और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने की बात कही, ये बहुत अच्छी थी। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा यानी किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाए, ये बहुत अच्छी बात थी। और इससे अंग्रेजी के साथ साथ जन भाषाओं का भी विकास हुआ और जन भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वुड के घोषणा पत्र की बहुत ही इंपॉर्टेंस थी। अब हम इनके दोषों की बात करेंगे, लेकिन इस घोषणा पत्र के कुछ दोष भी हैं। वो ये कि जो यहाँ पहला पॉइंट तो ये है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए लंदन विश्वविद्यालयों को आदर्श माना। तो इसका मतलब जो भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालय थे उनकी उपेक्षा की गई। अच्छा, इसके अलावा विश्वविद्यालय सीनेट के सभी सदस्यों को सरकार मनोनीत करती थी। तो शिक्षा की समस्याओं से जो बिल्कुल अनजान व्यक्ति होते थे वो सीनेट के सदस्य बन जाते थे। तो इससे तो कोई लाभ की जगह हानि ही होती थी। और आदेश पत्र में शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन कर दिया गया। हाँ, तो जो हमारे यहाँ स्वतंत्र कार्य था शिक्षा का, वो जो पहले से चला आ रहा था, तो उसकी समाप्ति हो गई। तो सरकारी नौकरियां सुशिक्षित व्यक्तियों को ही मिलेंगी। तो इससे तो शिक्षा जो था, शिक्षा का अर्थ जो ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तो वो सब चीजें तो हट गई ना। तो बस केवल शिक्षा जीविकोपार्जन तक ही सीमित रही। और आदेश पत्र के अनुसार केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलती थी। तो इसलिए देशवासियों की रुचि जो थी वो अंग्रेजी की ओर बढ़ गई और इससे हानि ये हुई कि प्राचीन संस्थाएं बंद होने लगी। हाँ, इसके लिए एक बात उन्होंने ये भी कही कि पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए। तो इसका मतलब है कि वो भारतीय साहित्य और भारतीय विज्ञान को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि इम्पोर्टेंस वो पाश्चात्य यूरोपीय ज्ञान साहित्य को देते थे। और जब धर्म की शिक्षा नहीं थी, जबकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में धर्म को प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो ये भी दोष है। और लोगों में ऐसे आध्यात्मवाद को भुला दिया। हाँ, जबकि वुड ने भी संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं की इम्पोर्टेंस को माना तो जरूर है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार ही माना, भारतीय ज्ञान का प्रसार नहीं, पाश्चात्य ज्ञान का। तो इससे ये था कि भारतीयता तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। हाँ, शिक्षा को बिल्कुल यांत्रिक बना दिया, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं जो है उन्होंने जो एक शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी, तो शिक्षण संस्थाएं अपना कार्य शिक्षा अधिकारियों की आज्ञा का पालन ही एक तरह से समझती थी। तो इसलिए शिक्षा के प्रति जो उनका अपना उत्साह होता था वो हट गया। और इस शिक्षा के नेक्स्ट है
कि वुड के घोषणा पत्र ने तो शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह से विदेशी ही बना दिया और भारतीयों को ये प्रलोभन दिया जाने लगा कि आप राज्य शिक्षा मत पढ़िए, पाश्चात्य शिक्षा पढ़िए। हाँ, और इस शिक्षा ने जो वुड के घोषणा पत्र के अनुसार जो शिक्षा व्यवस्था की गई, उस अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य धर्म और संस्कृति का ही अधिक प्रचार किया और जबकि भारतीय भाषाओं से संबंध रखने वाली शिक्षा संस्थाओं को कम महत्व दिया जाने लगा। अब कहीं मान लीजिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा था, तो जिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी का पूर्ण ज्ञान नहीं था, तो वो कोई भी विषय नहीं पढ़ पाते थे अच्छे से। नेक्स्ट, तो ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आता था, तो वो किसी भी विषय को समझने की अपेक्षा रट कर पास करना वो करने लगे, जिससे कि बल्कि टीका और कुंजियां इसका अधिक हो गया। परीक्षाओं को ही सर्वोच्च, नेक्स्ट पॉइंट है कि परीक्षाओं को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया। छात्रों ने केवल परीक्षा पास करना ही अपना उद्देश्य बना लिया। हाँ, तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि वुड के घोषणा पत्र में सभी सिफारिशें जो थी वो सराहनीय थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दोष नहीं थे, तो वो हमने आपको दोष भी बताए। तो इस तरह से वुड का घोषणा पत्र के साथ आपका ये पेपर का जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।